हेलो फ्रेंड, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन मार्क्स द्वारा दिया गया सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट करना ना भूलें। तो यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया था। पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो ये सिद्धांत था वो मार्क्स के राजनीतिक चिंतन का मूल आधार था। चिंतन का मूलाधार भी बोल सकते हो। मूलाधार का मतलब मूल प्लस आधार, मूलाधार था। यानी मूलाधार का मतलब मूल प्लस आधार, मूल आधार था, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जो चिंतन प्रस्तुत किया वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसीलिए मूलाधार हम इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट उनका टॉपिक रहा और उन्होंने इसमें ज्यादा ज्ञान, अपना ध्यान ज्यादा आकर्षित करने का प्रयास किया था। अब जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको दिख रहा होगा, जब प्लस कर दोगे यानी द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकवाद, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है और इन दोनों के अलग अलग अर्थ है। यानी द्वंद्वात्मक एक शब्द तो ये हो गया, दूसरा शब्द भौतिकवाद, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है। उन अर्थों का हम अर्थ भी देख लेते हैं। तो द्वंद्वात्मक शब्द यानी ये जो द्वंद्वात्मक शब्द है, यह शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। यानी ये शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हो रहा है वो बताएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि यह शब्द, कौन सा शब्द, यानी द्वंद्वात्मक, यह शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यानी द्वंद्वात्मक जो शब्द है, यह शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। यानी ये संसार किस प्रकार इसका निर्माण हो रहा है उसको ये शब्द सूचित करता है। इसके अलावा ये तो पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द, इसका अर्थ देख लेते हैं। भौतिकवाद शब्द, यह शब्द
सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित या स्पष्ट करता है। यानी जो भौतिकवाद है वो सृष्टि के जो तत्व हैं, यानी सृष्टि के जो मूल तत्व, यानी जो पदार्थ जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है भौतिकवाद। तो हमने दोनों शब्दों का अर्थ देखा। इन दोनों को मिलाकर इन्होंने, जो मार्क्सवाद था, इन्होंने दोनों को मिलाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत नाम दे दिया। इसके बाद में आपको एक स्पेशल चीज बतानी है कि स्पेशल चीज ये है कि ये दो विद्वानों से विशेष प्रभावित थे। दो विद्वानों से विशेष प्रभावित थे। जर्मन के दो विद्वान थे, हिगल पहला और दूसरा फायरबाख। यानी ये जो दो विद्वान थे, इनसे जो मार्क्स वो विशेष प्रभावित था। यानी अपना प्रेरणादायक स्रोत भी मानता था। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है, इनमें दो शब्द हैं और वो दोनों शब्द या खुद के बनाए हुए हैं मार्क्सवाद के, या दूसरों से एक्सेप्ट किया है, उसको भी जानना जरूरी है। तो ये स्वयं दिमाग द्वारा उनके जनित नहीं था, स्वयं आपके माइंड में सोचकर उन्होंने ये सिद्धांत नहीं बनाया। ये सिद्धांत इन दोनों के पास से ग्रहण किया। मैं बता दूं आपको, हिगल द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रणेता थे। सिद्धांत हिगल ने दिया था। यह सिद्धांत जो था वो हिगल ने दिया था। और जो फायरबाख थे वो भौतिकवाद के जनक माने जाते हैं। भौतिकवाद सिद्धांत भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिद्धांत दोनों ने दिए थे और मार्क्सवाद इन दोनों से प्रभावित था, इन दोनों से विशेष प्रभावित था। और इन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत तो हिगल से ग्रहण किया और भौतिकवाद फायरबाख से ग्रहण किया। और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नाम, भौतिकवाद सिद्धांत कर दिया इसका नाम, सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इन्होंने बना दिया, दोनों से एक्सेप्ट कर लिया। अब बात ये उठती है कि क्या सैम की सैम टू कॉफी की थी इन्होंने, दोनों में जो ज्ञान दे रखा था क्या टू कॉफी की थी? नहीं, इसमें उन्होंने विशेष अपना ज्ञान दिया था। मार्क्स ने अपने अनुसार इनमें चेंज करके अपने अनुसार इस सिद्धांत में अपना ज्ञान डाला। इनको छोड़कर ये दोनों चीज तो ग्रहण कर ली थी, लेकिन इनमें जो ज्ञान था, जो मार्क्स में जो ज्ञान था, वो इस सिद्धांत में डाला। बस ये नाम यहाँ से लिए थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने ज्ञान डाला। अब यहाँ पर एक विद्वान है एमिल बर्न्स।
ये लिखते हैं किसके बारे में, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बारे में लिखते हैं कि आमतौर से यह समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहस्यमयी चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां लिख देता हूं, यह संसार का वास्तविक प्रतिबिंब यानी यह संसार, यह कौन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार का वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी यह संसार का वास्तविक प्रतिबिंब है और रोजमर्रा की साधारण चीजों कर दो आप, चीजों का वर्णन करके जिन्हें हर आदमी जानता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द को इंगित करता है, यानी एमिल वर्नस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बोलते हैं कि आमतौर से यह समझा जाता है कि ये संसार ये सोचता है, लोग ये सोचते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक रहस्यमय चीज है, यानी प्रकृति से संबंधित है, कोई जानता भी नहीं है इसको, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यह संसार का वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी संसार का वास्तविक चीजें ये सिद्धांत दिखाता है अपन को। और रोजमर्रा की साधारण चीजों का वर्णन करके, यानी जो रोजमर्रा में हम काम में लेते हैं उन सभी चीजों का वर्णन करता है ये सिद्धांत, जिसे हर आदमी जानता है, ये सिद्धांत ये दिखाता है। तो यह संसार का वास्तविक प्रतिबिंब है, रहस्यमय चीज नहीं है। तो ये अपन जितना भी पढ़ा वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो चैप्टर है उसकी भूमिका है। जब आप क्वेश्चन जो आंसर लिखोगे तो सबसे पहले भूमिका लगाना, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है वो भूमिका में लिखना, क्योंकि बीए पार्ट फाइनल में यदि आप तरीके से लिखोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखना, ये सारी चीजें। इसके बाद में इस सिद्धांत को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि द्वंद्वात्मक छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी है, अब अपन इसके बारे में खुलकर पढ़ेंगे कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है, भौतिकवाद क्या है, इसको खुलकर जानेंगे। भूमिका हमने कवर कर ली, अब इसके बाद में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक
प्रक्रिया। इसमें अपन को लिखना है कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था, क्योंकि इसके दो टुकड़े हैं, इनको दोनों को इन्होंने मिला दिया मार्क्स ने, तो वो ये बोलता है कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हेगल के द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा है, सेम एक जैसा नहीं है। तो स्वयं मार्क्स लिखते हैं कि मेरा सिद्धांत हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से भिन्न ही नहीं अपितु बिल्कुल उल्टा है। ये स्वयं मार्क्स लिखते हैं कि जो मेरा ये सिद्धांत है, यानी द्वंद्व, इसके अपन दो टुकड़े करके भी बोल सकते हैं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत, और इसको ऐसे बोल सकते हैं भौतिकवाद सिद्धांत, दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं। तो स्वयं मार्क्स लिखते हैं कि मेरा जो सिद्धांत है वो हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न ही नहीं, बिल्कुल उल्टा है। सिद्धांत दोनों के एक हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत हेगल से ग्रहण किया, लेकिन इतना अंतर क्यों है इन सिद्धांत में? दोनों का जो सिद्धांत एक है, लेकिन इतना अंतर क्यों आ गया? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग है, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और इस विचारधारा के बारे में भी अपन बाद में जानेंगे। पहले इस जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वो मार्क्स इतना तक बोल गए, मार्क्स लिखते हैं कि हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत सिर के बल खड़ा था, यानी सिर के बल का मतलब ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़ा था, यानी सिर के बल आप समझ जाओ, ऐसे खड़ा था, सिर के बल यानी उल्टा खड़ा था, सिर के बल खड़ा था, लेकिन मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। यानी पैरों के बल का मतलब आप ऐसे चित्र बना दो, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी इस प्रकार मैंने पैरों के बल इसको खड़ा कर दिया द्वंद्वात्मक को,
इन्होंने तो सिर के बल खड़ा कर रखा था, लेकिन मैंने पैरों के बल इसको बिल्कुल खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज इसी में जानेंगे कि द्वंद्वात्मक आखिर में है क्या। हेगल समाज का विकास प्रत्यक्ष तरीके से न मानकर टेढ़े मेढ़े तरीके से मानते हैं इसके लिए वो सिद्धांत भी बताते हैं। यानी वो हेगल ये बोलते हैं समाज का विकास प्रत्यक्ष रूप से न होकर, यानी सीधे रूप से न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है, यानी रुक रुक कर समाज का विकास हुआ है। इसके लिए वो सिद्धांत बताते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। यानी जो ये सिद्धांत है इससे समाज का वो विकास मानते हैं। मार्क्स ने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है, तो अपन एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे। ये चीज है, ये वाद मान लो, ये प्रतिवाद और ये संवाद, तीन चीजें हैं। यानी मार्क्स ये बोलता है कि समाज में सबसे पहले वाद का जन्म होता है। वो समाज का किस प्रकार विकास हो रहा है वो बताने का प्रयास कर रहा है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया, लेकिन इसको परिभाषित भी ये कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वाद सबसे पहले समाज में जन्म होता है, वाद का, और इस समय कोई विरोध नहीं होता है। कोई इसका जन्म होता है जब कोई विरोध नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। लेकिन जब वाद में पहले तो कोई विरोध नहीं होता, लेकिन जब वाद में विरोध उत्पन्न होने लगता है तो प्रतिवाद का विकास होता है। यानी इसका विकास, जब इसमें विरोध उत्पन्न होगा तो प्रतिवाद का विकास होगा, और कुछ दिनों बाद इन दोनों में विरोध, अंतर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। इन दोनों में अंतर विरोध उत्पन्न होने लगता है, और इस अंतर विरोध के चलते ही समाज में संवाद का जन्म होता है, और ये प्रक्रम चलता रहता है। समाज में वाद जन्म होता है, प्रतिवाद, संवाद, ये प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो ये प्रक्रम है ये ऐसे ही चलता है। यदि आप संवाद से पीछे आओगे प्रतिवाद तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रतिवाद से वाद आओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, समाज का विकास होता रहता है। इसको वो गेहूं के माध्यम से भी समझने का प्रयास करता है। गेहूं के माध्यम से समझाते हैं इस सिद्धांत को, तो इसको गेहूं के माध्यम से समझ लेते हैं। वाद, प्रतिवाद, संवाद, ठीक है। तो मार्क्स ये बोलते हैं कि जो गेहूं का बीज होता है उसको जमीन में उगाया जाता है, उस समय वो वाद कहलाता है। यानी बीज, गेहूं का बीज, यानी जो गेहूं का बीज होता है
उस समय उसका अंकुरण नहीं होता है, जमीन में रहता है, उसको उगा दिया जाता है, तो वो बीजवाद कहलाता है। लेकिन जब बीज से पौधा बन जाता है, पौधा यानी पौधा निकल कर आ जाता है, तो उसे अपन प्रतिवाद कहते हैं। और जब ये पौधा बड़ा हो जाता है और बाली आ जाती है, उसके बाली आ जाती है, वो संवाद कहलाता है। और इस समय बाली के अंदर से अपन गेहूं का दाना निकाल लेते हैं, भूसा अलग कर देते हैं, तो ये संवाद कहलाता है। और इसके बाद में पौधा नष्ट हो जाता है, फिर वापिस वाद पर आ जाते हैं, फिर वापिस वाद आ जाता है। इसी प्रकार बीज आता है, बीज से पौधा बनता है, बाली आता है, यहाँ नष्ट हो जाता है, ये प्रक्रम चलता रहता है। उसी प्रकार समाज का विकास होता रहता है। यही वाद, प्रतिवाद और संवाद है। और इसको मिलाकर ही द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो इसे ही कहते हैं। इन्होंने, हेगल ने सिद्धांत दिया था, लेकिन मार्क्स ने इसे अलग तरीके से समझा दिया। दो तरीके दिए, एक तो ये तरीका, सेम वही तरीका, लेकिन यहाँ पर गेहूं के बीज का उन्होंने उपयोग करके स्पष्ट तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया समझ ली। अब अपन भौतिकवाद समझेंगे कि भौतिकवाद है क्या आखिर। भौतिकवाद, भौतिकवाद यानी भौतिकवाद आखिर में है क्या। मैंने पहले बता दिया कि यह सृष्टि के मूल तत्वों को स्पष्ट करता है। ठीक है। अब इन्होंने जो हेगल की विचारधारा थी, भौतिकवाद सही समझ में उस टाइम आएगा जब हम हेगल और जो मार्क्स की जो विचारधारा है उसको समझें। तो हेगल और मार्क्स, आखिर में भौतिकवाद है क्या। तो जो इनकी विचारधारा थी, विचारधारा धारा विचार पर आधारित थी। विचार, क्योंकि ये विचार को ही सब कुछ मानते थे। ये बोलते थे कि जो इस संसार का जो विकास हो रहा है वो एक विचार से हो रहा है। हमारे माइंड में विचार आते हैं और उन विचारों के द्वारा ही हम अलग अलग जो वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो एक विचार के आधार पर ही होता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक वो भी दिया था, उदाहरण भी कि जो न्यूटन था, आइजक न्यूटन यानी जो आइजक न्यूटन था वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक फल आके उसके सिर पर गिरा। इसी कारण उसने विचार किया कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। और इस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो वो हेगल ये बोलता है कि विचार के कारण ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मैं दे पाया। यदि वो विचार नहीं करता तो वो सिद्धांत नहीं दे पाता। इसी कारण वो प्रकृति में विचार को ही सब कुछ मानते हैं, यानी विचार से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए उनकी विचारधारा विचार पर आधारित है। और जो मार्क्स की जो विचारधारा है वो पदार्थ है। विचारधारा पदार्थ पर आधारित है। उनकी विचारधारा पदार्थ पर आधारित है। मार्क्स पदार्थ को ही सब कुछ मानते हैं। और ये
इनका जो उदाहरण है आइजैक न्यूटन का, उसको गलत सिद्ध करते हुए कहते हैं कि आप विचार को ही सब कुछ मान रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि आइजैक न्यूटन विचार के कारण ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे पाया, लेकिन यदि वो फल ही नहीं होता, यानी फल पदार्थ का बना है और वो पदार्थ यानी फल ही नहीं होता, तो क्या वो विचार कर पाता कि ये ऊपर आया या नीचे आया? तो इसमें पदार्थ का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसी कारण दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण दोनों के सिद्धांत में विशेष अंतर देखा गया। बिल्कुल विशेष अंतर देखा गया, क्योंकि एक गल तो प्रकृति का जो निर्माण हो रहा है वो विचार से मानते हैं और ये पदार्थ से मानते हैं। तो यही भौतिकवाद है, इसे ही भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगला जो बचा हुआ है उसमें अपन पढ़ेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।